सोचिए, एक नदी किनारे बार बार लाशें मिल रही हैं, कभी हाथ, कभी धड़, कभी पूरा जिस्म, पर हमेशा बुरी तरह से कटा फटा। गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है, मालाप्रभा नदी का वो खतरनाक मगरमच्छ। लोग सोच रहे हैं ये मगर का काम है, पुलिस भी मान रही है शायद मगरमच्छ का शिकार, लेकिन जो सच निकलता है वो मगरमच्छ से भी ज्यादा डरावना है। तो चलिए आज जानते हैं कन्नड़ा वेब सीरीज राक्षस की पूरी कहानी। ये सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये इंसान के अंदर छिपे राक्षस की कहानी है। रात का वक्त है, एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा है। मालाप्रभा नदी का पुल पार करते वक्त उसके फोन की घंटी बजती है, घर से दवाई की याद दिलाने के लिए। वो फोन पर बात कर ही रहा था कि नदी से एक अजीब सी छपछपाहट की आवाज आती है। कांस्टेबल ने टॉर्च जलाई, पुल के नीचे उतरा और पानी में रोशनी डाली। सामने था एक विशालकाय मगरमच्छ। जो मगरमच्छ पूरे गांव को सालों से डरा रहा था, वो सीधे आंखों के सामने था। कांस्टेबल की सांसें जैसे रुक गईं। अगली सुबह थाने में सब कुछ सामान्य लग रहा था। इंस्पेक्टर रविंद्र किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने एसआई हनुमप्पा को थाने का इंचार्ज बनाया और चले गए। लेकिन रविंद्र अभी गाड़ी में बैठे ही थे कि एएसआई येलप्पा एक नई खबर लेकर दौड़े आए। नदी किनारे एक और लाश मिली है और ये लाश बुरी तरह से क्षत विक्षत है। 2 महीने में ये तीसरी बार हुआ था। रविंद्र ने तुरंत आदेश दिया, गांव में मुनादी करा दो, कोई भी नदी किनारे ना जाए। थाने में काम चल ही रहा था कि एक लड़का आया अपने भाई सिद्धप्पा की गुमशुदगी की खबर लेकर। सिद्धप्पा गांव का पंचायत प्रधान था और नदी किनारे रेत खनन के काम में लगा हुआ था। पुलिस का पहला अंदाजा था शायद सिद्धप्पा भी मगरमच्छ का शिकार हो गया। हनुमप्पा ने भाई को कानूनी प्रक्रिया समझाकर भेज दिया। फिर आया एक बूढ़ा आदमी, आंखों में आंसू लिए। उसकी बेटी गायब हो गई थी। हनुमप्पा उसे देखकर रुक नहीं सका। वो सीधे उसके घर गया। घर की तलाशी में एक डायरी मिली जिसका एक पन्ना फटा हुआ था। हनुमप्पा में अगले पन्ने पर पेंसिल से हल्के हाथ घिसा और दबे हुए शब्द उभर आए। लड़की डरी हुई थी। उसने घर वालों के लिए एक नोट लिखा था, फिर डर के मारे वो नोट फाड़ दिया और भाग गई। डायरी में एक नंबर था। उस नंबर से पता चला लड़की अपनी मैडम के घर में छिपी है। असल में घर वाले उसकी जबरन शादी करवाना चाहते थे। इतनी कम उम्र में शादी से डरकर वो भाग गई थी। हनुमप्पा ने लड़की को ढूंढा, उसके माँ बाप से मिलवाया। मैडम ने भी समझाया, पहले पढ़ाई, शादी बाद में। मैडम ने हनुमप्पा को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपना दर्द भी बताया। उसने कहा, काश मेरे पति की गुमशुदगी की जांच भी इसी लगन से हुई होती। वो एक टीचर थे, किसी को मुसीबत में देखते तो दौड़ पड़ते थे। एक दिन वो गायब हो गए और किसी ने खोजने की जहमत नहीं उठाई। हनुमप्पा समझ गया। उसने धीरे से कहा, आपके पति की आखिरी लोकेशन नदी किनारे थी और नदी किनारे क्या होता है ये सब जानते हैं, लेकिन कोई सुराग मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। घर लौटकर हनुमप्पा ने अपनी गर्भवती पत्नी ज्योति का ख्याल रखा, लेकिन तभी खबर आई डीएसपी साहब इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। हनुमप्पा थाने भागा। डीएसपी तो बस अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आए थे, पर तभी फोन बजा, नदी किनारे एक और लाश। हनुमप्पा फोर्स लेकर पहुंचा। सामने थी एक अधसड़ी लाश। बदबू इतनी तेज कि नाक बंद करनी पड़े। डीएसपी भी वहां आए, जांच की। चूंकि इंस्पेक्टर रविंद्र व्यस्त थे, डीएसपी ने इस केस की जिम्मेदारी हनुमप्पा को दी। डीएसपी जाने लगे तो हनुमप्पा उन्हें छोड़ने गया। उसने एसआई भीरूपाक्ष को लाश के पास रहने को कहा, लेकिन बदबू से भागकर भीरूपाक्ष दूर चला गया। तभी शोर मचा, मगरमच्छ नदी में दिख रहा है। भीरूपाक्ष फोर्स लेकर मगर मारने दौड़ गया। हनुमप्पा वापस लाश के पास आया। किसी ने लाश पर सफेद चादर ढक दी थी। हनुमप्पा ने चादर हटाई और हतप्रभ रह गया। लाश का सिर गायब था। थोड़ी देर पहले तक तो सिर था, ये अचानक कहाँ गया? और सबसे बड़ी मुसीबत, हनुमप्पा ही इस केस का इंचार्ज था। इल्जाम उसी पर आएगा। हनुमप्पा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने इंस्पेक्टर रविंद्र को फोन किया। रविंद्र भड़क उठे, डीएसपी को पता चलने से पहले सिर ढूंढो। हनुमप्पा परेशान था और तभी एक और खबर आई। उसकी पत्नी ज्योति फिसलकर गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। हनुमप्पा दौड़ा। सौभाग्य से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ज्योति नाराज थी। पति कभी वक्त नहीं देता। हनुमप्पा ने उसका मन बहलाने की कोशिश की। फिर अस्पताल से निकलकर वो सिर खोजने में लग गया। एक पत्रकार ने लाश की फोटो खींची थी, उसमें सिर था। हनुमप्पा ने फोन किया, फोटो मत छापो, लेकिन पत्रकार ने बताया, फोटो तो फ्रंट पेज के लिए भेज दी गई है। अब और भी मुसीबत, अखबार में फोटो छपी तो सिर गायब होने का मामला खुल जाएगा।
हनुमप्पा बेंच पर बैठे बैठे थोड़ी नींद ले ही रहा था कि नर्स ने जगाया। ज्योति का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन करना पड़ेगा, पैसे भरने होंगे। हनुमप्पा ने येलप्पा को एटीएम से पैसे निकालने भेजा। तभी ज्योति के माँ बाप आ गए जो हनुमप्पा को पसंद नहीं करते। हनुमप्पा ने बड़े मुंह से कह दिया, ऑपरेशन का खर्च मैं दूंगा। लेकिन उसी वक्त रविंद्र ने डीएसपी को सिर गायब होने की बात बता दी। डीएसपी ने हनुमप्पा को जोरदार डांटा। रविंद्र ने कहा, जितने पैसे हैं सब लेकर आ जा, फॉरेंसिक टीम, पोस्टमार्टम सबको चुप कराना होगा। बेचारा हनुमप्पा, पत्नी के ऑपरेशन के लिए निकाले पैसे वो अब ऊपर देने पड़ेंगे। उसने सास ससुर के सामने सिर झुका लिया। वो समझ गए, उन्होंने खुद ऑपरेशन की फीस भर दी। हनुमप्पा ने ज्योति से मिलकर हिम्मत दिलाई, फिर रविंद्र के हाथ पैसे थमा दिए। फॉरेंसिक डॉक्टर को घूस देकर मामला मगरमच्छ का हमला बताकर दबा दिया। लौटते वक्त नदी के वॉकिंग ब्रिज पर हनुमप्पा ने स्कूल की मैडम को देखा। वो वहीं खड़ी थीं जहां उनके पति अक्सर आते थे। मैडम ने एक फोटो निकाला अपने पति का और हनुमप्पा को दे दिया। शायद इससे पति को ढूंढना आसान होगा। थोड़ी देर बाद अस्पताल से कॉल आई। ज्योति की डिलीवरी हुई। एक नई जिंदगी इस दुनिया में आई। इतनी मुसीबतों के बाद हनुमप्पा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। रात को पेट्रोलिंग के दौरान भीरूपाक्ष ने जीप पर रखे एविडेंस कवर में एक अजीब औजार देखा। येलप्पा ने बताया, ये लैब ने भेजा है। लाश मिलने की जगह के पास जमीन में दबा मिला था। भीरूपाक्ष के एक नौकर ने पहचाना, ये कुम्हार का औजार है, मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आता है। हनुमप्पा सोच में पड़ गया। क्राइम सीन पर कुम्हार का औजार? येलप्पा ने बताया, कल मंदिर में त्योहार है। कुछ दिन पहले एक कुम्हार परमिशन लेने थाने आया था, शायद वो कुछ जानता हो। अगले दिन त्योहार में वो कुम्हार मिला। भीरूपाक्ष बोला, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है, लगता है ये हमें फॉलो कर रहा था और उसके पैर में चोट भी थी। सब तरफ से उसे घेरने की कोशिश की। कुम्हार ने मुंह पर पीला रंग पोत लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन हनुमप्पा ने उसे दबोच लिया। उसी वक्त प्रतिमा विसर्जन चल रहा था। एक लड़का पानी में उतरा और उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ आ गया। उस हाथ पर जगह जगह काटने के निशान थे। मगरमच्छ ने भी उस लड़के को एक चक्कर लगाकर छोड़ दिया। लोग डर के मारे भाग गए। लड़के ने वो कटा हाथ वहीं छोड़ा और दौड़ गया। उस कटे हाथ की पहचान हुई। ये सिद्धप्पा का हाथ था। हाथ में शादी की अंगूठी थी जिसे सिद्धप्पा की पत्नी ने पहचाना। डीएसपी भी वहां मौजूद थे। हाथ पर काटने के निशान थे। सबने मान लिया मगरमच्छ का काम है, लेकिन हनुमप्पा ने एक अहम बात उठाई। उसने कहा, सिद्धप्पा का मर्डर भी हो सकता है। कुछ दिन पहले सिद्धप्पा का अपने चाचा से जमीन के मामले में झगड़ा हुआ था। सिद्धप्पा ने चाचा को कुदाल से मारा था। चाचा ने धमकी दी थी, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। लेकिन बड़े अधिकारियों ने हनुमप्पा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो जल्दी से मामला बंद करना चाहते थे। हनुमप्पा ने अपनी जांच जारी रखी। फोरेंसिक डॉक्टर ने बताया, हाँ, हाथ पर काटने के निशान असली मगरमच्छ के ही हैं, लेकिन हाथ किसी भारी धारदार हथियार से काटा गया है और ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। कुम्हार को थाने में पूछताछ के लिए लाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हनुमप्पा ने येलप्पा को सिद्धप्पा के चाचा की फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकालने को कहा। उसमें कसाई का नंबर था। हनुमप्पा को फोरेंसिक डॉक्टर की बात याद आई। हाथ भारी धारदार हथियार से काटा गया और कसाई के पास तो चाकू बंटा होता ही है। सिद्धप्पा के चाचा और कसाई दोनों को थाने लाया गया। दूसरे थाने का एक एसआई भी आया। उनके एरिया में पाकीरप्पा नाम का आदमी गायब हुआ था। वो उस अधसड़ी लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन उस लाश का तो सिर ही गायब था। हनुमप्पा ने बहाना बनाकर टाल दिया। पूछताछ में सिद्धप्पा के चाचा ने कबूल किया, हाँ, मैंने ही कसाई को सिद्धप्पा को मारने के लिए हायर किया था। लेकिन हनुमप्पा को लगा ये आदमी असली कातिल नहीं है। थोड़ी और पूछताछ में निकला, एसआई भीरूपाक्ष और उसके नौकर वीरा ने इसे दोष कबूलने के लिए दबाव डाला था। हनुमप्पा भड़क गया। उसने भीरूपाक्ष और वीरा दोनों को डांटा। जांच में साबित हुआ चाचा और कसाई दोनों उस रात घर पर थे। उन्हें शक की लिस्ट से हटाया गया। रात को वीरा का कॉल आया। हनुमप्पा फोर्स लेकर पहुंचा और एक माफिया गिरोह को गिरफ्तार किया जो गाड़ी के नंबर प्लेट बदलकर भाग रहा था। वीरा ने ही उन्हें देखकर पुलिस को खबर दी थी। हनुमप्पा ने वीरा की तारीफ की और वीरा पर उसका भरोसा बढ़ा। अगले दिन येलप्पा ने पता लगाया सिद्धप्पा के फोन का आखिरी सिग्नल होली डांडे के पास था। वहां पहुंचे तो बासप्पा नाम का एक साधारण किसान मिला। बासप्पा ने कसम खाई उसके दोस्त इरन्ना ने उसे उस नंबर से कॉल किया था। इरन्ना को ढूंढा गया। वो वीरा के घर में बैठकर बातें कर रहा था। पूछताछ में इरन्ना ने माना वो मोबाइल वीरा ने उसे दिया था और उसी से उसने बासप्पा को कॉल किया। पुलिस ने वीरा के घर की तलाशी ली। रुमाल में लिपटा एक मोबाइल मिला। यही
यही सिद्धप्पा का गायब मोबाइल था। वीरा बोला, ये मेरा नहीं, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वीरा ने बताया, एक शराब के ठेके पर कुछ नशेड़ी फोन छोड़ गए थे, उसने उठा लिया अपनी बेटी के लिए। जांच से पता चला उस दिन सच में कुछ नशेड़ियों ने वहां हंगामा किया था। हनुमप्पा को लगा शायद वीरा सच बोल रहा है। उन नशेड़ियों को पकड़ा गया, पीटा गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर एक सुनार को पकड़ा। संयोग से उसके पास मिले गहनों में सिद्धप्पा का हार भी था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा वीरा ने वो हार उस दुकान पर बेचा था। अब शक फिर से वीरा पर आ गया। इस बार पूछताछ में वीरा टूट गया। वीरा ने बताया सिद्धप्पा उसका दोस्त था। एक दिन सिद्धप्पा उसके घर आया। वीरा दूध लेने गया। लौटकर देखा सिद्धप्पा उसकी पत्नी के साथ बेहद करीब था। वीरा रो पड़ा, पर पत्नी की इज्जत के लिए चुप रह गया। कुछ दिन बाद सिद्धप्पा ने वीरा को नदी किनारे बुलाया। दोनों पी रहे थे। तभी सिद्धप्पा ने वीरा की पत्नी के बारे में गंदी बातें कहनी शुरू की। वीरा से गुस्सा काबू नहीं हुआ। उसने बियर की बोतल से सिद्धप्पा के सिर पर वार किया, फिर पत्थर से मार मार कर उसे खत्म कर दिया। लाश नदी में फेंक दी। वीरा का कबूलनामा था, लेकिन उसकी कहानी फोरेंसिक रिपोर्ट से मैच नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था हाथ भारी धारदार हथियार से काटा गया। वीरा की कहानी में तो बोतल और पत्थर था। हनुमप्पा को शक हुआ वीरा कुछ छुपा रहा है या किसी और का गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। इस जांच में एक और खुलासा हुआ। केईबी विभाग का एक कर्मचारी आया। उसने बताया वीरा उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वजह, वो एक बार वीरा के घर रुका। वीरा की पत्नी ने उसे लुभाया। जब वीरा वापस आया तो वो उन्हें देख गया। आदमी ने जान बचाने के लिए वीरा को पैसे दिए और तब से वीरा उसे निचोड़ रहा था। और भी खुलासे हुए। यही स्कीम उन्होंने और लोगों पर भी अपनाई थी। हनुमप्पा सेल में वीरा से बात करने गया तो देखा सेल का दरवाजा खुला था। वीरा गायब। सबको डांट फटकार लगाई, वीरा को ढूंढो। सब भाग दौड़ करके वीरा को ढूंढ रहे थे और वो बैठा था एक कोने में, चुपचाप बीड़ी पी रहा था। हनुमप्पा को देखकर बोला, भाई बस थोड़ी हवा खाने निकला था। सब हैरान, ये आदमी कुछ अलग ही मिट्टी का बना है। वीरा ने गुनाह कबूल किया था, लेकिन हनुमप्पा अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। उसे लगा वीरा की कहानी में पेंच है। हनुमप्पा ने तरकीब लगाई। उसने वीरा से कहा, चाय ले आओ। सबने सोचा वीरा चाय लेने के बहाने भाग जाएगा, लेकिन वीरा सच में चाय लेकर वापस आ गया। रात को हनुमप्पा ने वीरा को समझाया, कल तुम्हारे नाम एफआईआर होगी, अगर कुछ कहना है तो सुबह तक वक्त है। ये कहकर हनुमप्पा घर चला गया। वीरा ने काफी देर सोचा, फिर येलप्पा के जरिए हनुमप्पा को बुलाया। वीरा बोला, एक और खून हुआ है। उसने बताया, एक बार वो जंगल में लकड़ी काटने गया था। एक फार्म हाउस में उसने देखा एक आदमी किसी औरत का गला दबाए हुए था। आरोप लगा रहा था उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। लड़की जान बचाने की गुहार कर रही थी। वीरा को तरस आया। जब उसने बचाने की कोशिश की, उस आदमी ने धमकी दी। वीरा ने गलत फैसला किया। हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे उस आदमी पर वार कर दी। ये उसका पहला खून था। उसने उस लड़की को अपने घर ले आया। उसका नाम कल्याणी था। कल्याणी ने उसकी बेटी जैसे अपनी बच्ची को संभाला। अगले दिन थाने में जब एफआईआर लिखी जा रही थी, वीरा ने हनुमप्पा को बुलाया। कहा, 2 नहीं 3 खून हुए हैं। हनुमप्पा बाहर निकलकर सबको बताया। सबने सांस रोकी। फिर वीरा ने फिर बुलाया, 3 नहीं 4। विरूपाक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस खतरनाक आदमी के साथ इतने दिन घूमता रहा। फिर एक बार और वीरा का कॉल और कन्फेशन। हनुमप्पा को अब वीरा से डर लगने लगा। उसने ड्रॉअर से बंदूक निकाली, येलप्पा को दी और कहा, अगर 5 मिनट में मैं बाहर ना आऊं, दरवाजा तोड़ कर आना। अंत में वीरा ने कबूला, उसने अब तक कुल 8 खून किए हैं। जितने लोग गायब हुए थे, सबके नाम वीरा ने एक एक करके बता दिए। अब पुलिस को यकीन हो गया, लेकिन सॉलिड एविडेंस के बिना केस आगे नहीं बढ़ सकता था। हनुमप्पा को स्ट्रेटजी, वीरा को ट्रस्ट में रखो, उससे पूरी जानकारी लो। वो वीरा को मंदिर में पूजा करवाने ले गए। पूजा के बाद विरूपक्ष ने प्रसाद की थैली वीरा को दी, एक हनुमप्पा के घर पहुंचाने के लिए। हनुमप्पा और येलप्पा दूर से वीरा को फॉलो कर रहे थे। वीरा पहले हनुमप्पा के घर गया। तभी फोरेंसिक डॉक्टर का कॉल आया। वो कटा हाथ कुल्हाड़ी से काटा गया था। हनुमप्पा को याद आया, वीरा ने फार्म हाउस में उस आदमी को कुल्हाड़ी से मारा था। वीरा हनुमप्पा के घर से लौट गया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। हनुमप्पा घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला था। ज्योति एक चिट्ठी छोड़कर बच्चे को लेकर चली गई थी। लिखा था, तुम हमेशा केस में डूबे रहते हो, मुझे और बच्चे को वक्त ही नहीं देते। हनुमप्पा बहुत टूट गया। थाने में बैठे उदास हनुमप्पा के पास वीरा लौट आया। हनुमप्पा ने वीरा से पूछा, उस गायब सिर के बारे में क्या जानता है? वीरा ने अनजान बनने की कोशिश की। बोला,
मैंने जो बताया वो सच था। मेरे मन में अब कोई मैल नहीं। तभी खुद एसपी साहब थाने में आ गए। उन्हें पता चला था हत्यारे को खुले में घूमने दिया जा रहा है। एसपी ने वीरा को सेल में ले जाकर जबरदस्त पिटाई की। पूछा, तुमने कैसे खून किए? वीरा ने पलटी मारी, मैंने किसी को नहीं मारा, पुलिस मुझे टॉर्चर करके मरवा देगी इसलिए डर कर कबूल किया। एसपी ने पूछा, तो पीड़ितों के नाम कैसे जानते थे? वीरा बोला, मैं मिसिंग बोर्ड पर फोटो लगाता था और पुलिस इन्फॉर्मर था, इसीलिए नाम याद थे। डीएसपी ने एसपी को शांत किया। वीरा अलग किस्म का क्रिमिनल है, मारने से कुछ नहीं निकलेगा, इसे हनुमप्पा पे छोड़ दीजिए। बाहर हनुमप्पा सड़ा था। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें वीरा की बेटी ज्योति भी थी। एक बच्चे ने खिलौना सांप फेंका, ज्योति बुरी तरह घबरा गई। वहाँ कल्याणी भी थी। कल्याणी ने बताया, कुछ दिन पहले ज्योति को सांप ने काटा था, उसके टीचर ने जल्दी से अस्पताल पहुंचाया तभी बची। हनुमप्पा की जेब में वो टीचर की फोटो थी जो मैडम ने दी थी। ज्योति ने फोटो देखी, यही मेरे टीचर हैं। एसपी के काफी प्रयास के बाद भी वीरा नहीं टूटा। डीएसपी ने हनुमप्पा को जिम्मेदारी दी, जैसे भी हो वीरा से कबुलवाओ। हनुमप्पा ने वीरा को कपड़े दिए, फिर उसे बाहर ले जाकर बिरयानी खिलाई, बेटी के लिए भी एक पैकेट दिया। वीरा के घर के सामने छोड़ा ताकि वो थोड़ा वक्त बेटी के साथ बिता सके। दूर से फॉलो किया। वीरा घर के अंदर गया, बाहर आया। भागने का मौका था लेकिन नहीं भागा। हनुमप्पा समझ गया वीरा कभी नहीं भागेगा, कोई और तरीका चाहिए। वीरा एक छोटी सी बोरी लेकर निकला। हनुमप्पा ने पूछा, इसमें क्या है? वीरा बोला, बेटी ने दिया। नदी किनारे दोनों बैठे। बातों बातों में हनुमप्पा ने पूछा, इतने खून किए फिर रुक क्यों गए? वीरा ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने एक दिन सारे पैसे, गहने, मोबाइल लेकर धोखा दिया और भाग गई। गांव में उसका मजाक उड़ा। जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका वो बेटी को क्या पाले पोसेगा। वीरा ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की अमीरी देखकर उसके मन में लालच आया। उसने अफवाह फैलाई, नदी किनारे गड़ा हुआ खजाना है। फिर लालची अमीरों को नदी किनारे ले जाता, कुल्हाड़ी से मार देता, लाश के टुकड़े करता और मगरमच्छ को खिला देता। इस तरह उसने 8-9 लोगों को मारा। हनुमप्पा ने पूछा, लाशें क्या करता था? वीरा ने कहा, मगरमच्छ को खिला देता था। हनुमप्पा ये सुनकर हतप्रभ हो गया। नदी की तरफ देखने लगा। यही मौका था जिसका वीरा इंतजार कर रहा था। उसने बोरी से कुल्हाड़ी निकाली और पीछे से हनुमप्पा पर वार किया, लेकिन हनुमप्पा तैयार था। उसने वार रोका। दोनों में हाथापाई हुई। वीरा ने हनुमप्पा की आंखों में रेत झोंकी और नदी में कूदकर भाग गया। हनुमप्पा थाने लौटा। डीएसपी और रविंदर ने जबरदस्त फटकार लगाई, लेकिन हनुमप्पा ने सोचा वीरा खुद अपनी बेटी के पास जरूर लौटेगा, चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार हो। बेटी से उसे सच्चा प्यार है। वीरा के घर गए, ताला था। हनुमप्पा ने सोचा वो फार्म हाउस जहां से कल्याणी को लाया था, शायद वहां जाए। थोड़ी देर बाद वीरा वहां आया। उसे वहां हनुमप्पा की उम्मीद नहीं थी। उसने बेटी को ढूंढा पर बेटी नहीं थी। वीरा बेहाल हो गया। हनुमप्पा बोला, बेटी को मैंने सुरक्षित कर दिया है, अगर सच नहीं बताया तो तुम उसे कभी नहीं देखोगे। वीरा ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने अपने छोटे भाई की बीवी से शादी की थी, क्योंकि भाई की मौत के बाद उस औरत को उसके भाई टॉर्चर कर रहे थे। वीरा ने उसे बचाया, लेकिन वो अच्छा पति नहीं बन सका। बीवी ने भी धोखा दिया। अंत में बस एक ही रिश्ता बचा, बेटी जो थी। उसने ठान लिया, मेरी जिंदगी जैसी कठिन थी, बेटी की जिंदगी वैसी नहीं होगी। बेटी के फ्यूचर के लिए उसने वो रास्ता चुना जो इंसान को राक्षस बना देता है। वीरा ने बताया, एक दिन थाने में पुलिस की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे, जब तक पूरी लाश न मिले केस का कोई मतलब नहीं। यही बात वीरा के दिमाग में घर कर गई। उसने एक लाश नदी किनारे दफन की थी। रात को जब वो उसे खोदने गया, एक कांस्टेबल आ गया। वीरा भागा, खोदने का औजार वहीं छूट गया। अगले दिन अधसड़ी लाश की बदबू से पुलिस आई। जब पुलिस थोड़ा हटी, वीरा ने मौका लपका और लाश का सिर चुराकर भाग गया। इसीलिए हनुमप्पा मुश्किल में पड़ा था। लेकिन एक और सवाल, बाकी लाशें मगरमच्छ को खिला दी तो ये एक लाश क्यों दफनाई? वीरा ने बताया, जब वो उसे काट रहा था एक राहगीर ने देख लिया। वीरा ने उसे भी मार डाला और घसीटकर नदी किनारे ले आया। जैसे ही लाश काटने लगा, उसने चेहरा देखा। ये वही टीचर था जिसने उसकी बेटी को सांप के जहर से बचाया था। वीरा का दिल भर आया। उसने इस लाश को नदी में नहीं फेंका, इसे इज्जत के साथ दफनाया। लेकिन सिर के बिना केस कंप्लीट नहीं होता। हनुमप्पा ने वीरा के कान के पास आकर धीरे से कहा, जिस इंसान ने तेरी बेटी की जान बचाई उसे तूने खुद मार डाला। अगर तेरे अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो उस बेगुनाह को इंसाफ दे। वीरा फूट फूट कर रोया और वो गायब सिर हनुमप्पा के हाथों में दे दिया। केस सॉल्व हो गया। वीरा को जेल भेज दिया गया। वीरा को सजा होनी थी, लेकिन हनुमप्पा ने एक बड़ा दिल दिखाया।
वीरा की बेटी ज्योति, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसे हनुमप्पा और ज्योति ने गोद ले लिया। अब दो ज्योति, हनुमप्पा की पत्नी ज्योति और वीरा की बेटी ज्योति, एक ही परिवार में एक साथ रहती हैं। और इस थ्रिलर कहानी का अंत होता है एक खूबसूरत सामाजिक बंधन के साथ। दोस्तों, जो गुनाह करता है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पाप की सजा उसके मासूम बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। हनुमप्पा ने एक हाथ से वीरा को सजा दिलाई और दूसरे हाथ से उसकी बेटी का भविष्य संवारा। यही है कानून और इंसानियत का सबसे सुंदर मेल। काश हमारी असली जिंदगी में भी ऐसे ही फैसले होते। तो दोस्तों, ये थी राक्षस की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।